जरा कल्पना कीजिए, इंटरनेट पर एक बहुत बड़ी क्रांति चल रही है। लाखों लोग रोजाना हैशटैग शेयर कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ एकदम तीखी बयानबाजी हो रही है। हाँ, मतलब ऐसा लग रहा है कि बस कल ही तख्ता पलट हो जाएगा। बिल्कुल, स्क्रीन पर देखकर तो यही लगता है, लेकिन जब फोन बंद करके असल में उस जगह पर यानी सड़क पर जाकर देखा जाए तो वहां एकदम सन्नाटा है। एकदम खाली। हाँ, कोई जनसैलाब नहीं, कोई भीड़ नहीं, महज कुछ खाली कुर्सियां और एक अजीब सी खामोशी। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी अजीबोगरीब चीज की बात कर रहे हैं जिसे डिजिटल छलावा कहा जा सकता है। हम एक ऐसे दस्तावेज पर चर्चा करने जा रहे हैं जो डिजिटल दुनिया के इस शोर और जमीनी हकीकत के सन्नाटे के बीच की खाई को बेनकाब करता है। और सच कहूं तो ये दस्तावेज कोई सामान्य रिपोर्ट नहीं है। ये आरएमएन न्यूज में प्रकाशित राकेश रमन का एक बेहद विवादास्पद और कह सकते हैं कि बहुत ही तीखा लेख है। इसका शीर्षक है सोनम वांगचुक का जंतर मंतर प्रोटेस्ट और डिजिटल मिराज। इस चर्चा का मुख्य मिशन ये समझना है कि इस विशेष विश्लेषण के अनुसार आधुनिक डिजिटल एक्टिविज्म और खास तौर पर जो आजकल की जेनजी राजनीति है वो कैसे यथार्थ से यानी जमीनी हकीकत से पूरी तरह कट चुकी है। सही कहा। साथ ही ये लेख भारत में नेतृत्व के उस शून्य, उस लीडरशिप वैक्यूम की ओर इशारा करता है जो इस पूरे डिजिटल कोलाहल के पीछे कहीं छुप गया है। लेकिन देखिए, इससे पहले कि हम इस चर्चा की गहराई में उतरे, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात स्पष्ट करना जरूरी है। हाँ, वो डिस्क्लेमर बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आज का हमारा जो स्रोत है वो अत्यधिक राजनीतिक और वैचारिक रूप से संवेदनशील है। मतलब इस दस्तावेज में वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों ही विचारधाराओं पर निशाना साधा गया है। दोनों ही तरफ। हाँ, और सोनम वांगचुक, राहुल गांधी तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे तमाम प्रमुख राजनेताओं की बेहद निर्मम और कठोर आलोचना की गई है। तो इस विस्तृत चर्चा का उद्देश्य किसी भी राजनीतिक दल, विचारधारा या नेता का जरा सा भी समर्थन या विरोध करना नहीं है। हम बस रिपोर्ट कर रहे हैं। सही बात है। हम यहाँ केवल एक विश्लेषक की भूमिका में है जो लेख में प्रस्तुत की गई जानकारी और दावों को पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से सामने रख रहे हैं। ये एकदम स्पष्ट रहे कि ये सभी विचार केवल और केवल लेखक राकेश रमन के हैं। ये स्पष्टता बहुत आवश्यक थी क्योंकि देखा जाए तो ये लेख वर्तमान राजनीतिक ढांचे के लगभग हर स्तंभ पर कड़ा प्रहार करता है। इसमें कई ऐसी बातें कही गई हैं जो मुख्य धारा की राजनीति में आसानी से सुनने को नहीं मिलती। ओके, लेट्स अनपैक दिस। चलिए इसे बारीकी से समझते हैं। प्रस्तावना के बाद अगर सीधे उस जमीनी हकीकत पर नजर डाली जाए जो दिल्ली के जंतर मंतर पर घटित हो रही है, तो कहानी का प्रवाह एक बहुत बड़े विरोधाभास से शुरू होता है। हाँ, एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है वहाँ। इंटरनेट की आभासी दुनिया में जो तस्वीर पेश की जा रही है और दिल्ली की चिलचिलाती सड़कों पर जो हो रहा है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। दस्तावेज में यह स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है कि कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी और सोनम वांगचुक का धरना 20 जून को शुरू हुआ था और 8 जुलाई यानी इस लेख के प्रकाशित होने की तारीख तक ये धरना अपने 19वें दिन में प्रवेश कर चुका था। 19 दिन। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सीजेपी और इस पूरे आंदोलन के लाखों फॉलोअर्स होने का जबरदस्त दावा किया जा रहा है। लेकिन हकीकत ये बताई गई है कि जंतर मंतर पर 100 लोग भी मौजूद नहीं है। 100 भी नहीं। और यही वो परिघटना है जिसे इस विश्लेषण में डिजिटल छलावा या डिजिटल मिराज की संज्ञा दी गई है। मतलब ये सिर्फ संख्या की बात नहीं है, बल्कि उस मानसिकता की बात है जो इस आभासी भीड़ को जन्म देती है। मानसिकता। लेख के अनुसार उस भौतिक स्थान पर वो जनसमूह सिरे से नदारत है जिसका प्रतिनिधित्व करने का दावा किया जा रहा है। वहां सिर्फ कुछ तमाशबीन हैं और अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो नादान यूट्यूब वीडियो बनाने वाले मौजूद हैं। वेट, नादान यूट्यूब वीडियो बनाने वाले, यानी ये पूरा आंदोलन एक तरह का कंटेंट हब बन गया है। बिल्कुल। दस्तावेज का तर्क ये है कि ये वे लोग हैं जिनका मूल मुद्दे से कोई खास सरोकार नहीं है। वे वहां सिर्फ चंद व्यूज, लाइक्स और सब्सक्राइबर्स बटोरने के लिए खराब क्वालिटी का डिजिटल कंटेंट तैयार कर रहे हैं। अरे बाप रे। हाँ, और ये स्थिति एक बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक तंत्र को दर्शाती है जिसे समाजशास्त्र में अक्सर सिलेक्टिविज्म या क्लिकटिविज्म कहा जाता है। इसमें होता यह है कि एक व्यक्ति अपने स्मार्टफोन पर लाइक का बटन दबाकर या एक हैशटैग शेयर करके ये महसूस कर लेता है कि उसने अपनी नागरिक जिम्मेदारी पूरी कर ली है।
एकदम सही। उसे वो डोपामिन हिट मिल जाता है जो पहले सड़कों पर उतरकर पसीना बहाकर विरोध करने से मिलता था। ये तो बिल्कुल उस रेस्टोरेंट की तरह लगता है ना, जिसका इंस्टाग्राम पेज अगर देखा जाए तो वहाँ लाखों फॉलोअर्स हैं, शानदार और आकर्षक तस्वीरें हैं। हाँ, और ऐसा लगता है जैसे वहाँ टेबल बुक करना नामुमकिन होगा। बिल्कुल, ऐसा भ्रम होता है जैसे वहाँ एक टेबल बुक करना किसी जंग जीतने से कम नहीं होगा। लेकिन जब असल में उस जगह पे खाना खाने जाया जाए तो दरवाजा खोलते ही पता चलता है कि सारी कुर्सियां खाली पड़ी है, कोई है ही नहीं। रसोई में कोई हलचल नहीं है और वहाँ सिर्फ कुछ व्लॉगर्स अपने कैमरे लिए घूम रहे हैं जो खाने के स्वाद से ज्यादा इस बात की परवाह कर रहे हैं कि उनकी वीडियो में लाइटिंग कैसी आ रही है। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। और इसी खोखलेपन ने जेन जी राजनीति के पूरे ढांचे को कमजोर कर दिया है। आभासी दुनिया की यह भीड़ कभी भी जमीनी स्तर के वास्तविक जन समर्थन में तब्दील नहीं हो पाती है, क्योंकि स्क्रीन पर गुस्सा दिखाना और जमीन पर लाठी खाने के लिए तैयार रहना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा। ये डिजिटल भ्रम दरअसल उस नेतृत्व की शून्य को ढकने का काम कर रहा है जो वास्तव में लोगों को एक भौतिक स्थान पर एकजुट करने में पूरी तरह से विफल हो चुका है। तो अगर जमीन पर कोई है ही नहीं और सिर्फ कैमरे का दिखावा चल रहा है तो सवाल ये उठता है कि इस पूरी कवायद का रणनीतिक लक्ष्य क्या है। यही सबसे बड़ा सवाल है। ये सवाल हमें सीधे वांगचुक के व्यक्तिगत कदमों और उनके दृष्टिकोण की ओर ले जाता है, क्योंकि लेख में वांगचुक की भूख हड़ताल को एक थिएट्रिकल परफॉर्मेंस यानी एक पूरी तरह से नाटकीय प्रदर्शन करार दिया गया है। सस्ती पब्लिसिटी का साधन माना जा रहा है इसे। हाँ, विशेषकर इस संदर्भ में कि लद्दाख में उनके जो पिछले लंबे प्रदर्शन हुए थे उन पर सत्ता के गलियारों में कोई सुगबुगाहट तक नहीं हुई थी। और यहीं पर इस दस्तावेज का एक चौंकाने वाला दावा सामने आता है। ये विश्लेषण वांगचुक की रणनीति में एक बहुत बड़ी चूक की ओर इशारा करता है। अच्छा, कौन सी चूक? तर्क यह है कि अगर कोई आंदोलन वाकई व्यवस्था परिवर्तन चाहता है तो उसे सत्ता के असल केंद्र को चुनौती देनी चाहिए, जो कि इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी हैं। लेकिन इसके विपरीत ये प्रदर्शन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग कर रहा है। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक शंका उत्पन्न होती है, क्या किसी नीति का विरोध करते समय उस विशिष्ट विभाग के मंत्री, जैसे कि इस मामले में शिक्षा मंत्री को निशाना बनाना या उनसे जवाबदेही मांगना एक सामान्य और स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है? सैद्धांतिक रूप से तो है। हाँ, सैद्धांतिक रूप से तो संबंधित विभाग का मंत्री ही उन नीतियों के लिए जिम्मेदार होता है। फिर इस सामान्य प्रक्रिया को रणनीतिक चूक या डर क्यों कहा जा रहा है? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। पारंपरिक लोकतंत्र की किताबों में विभागीय मंत्री से सवाल करना ही सही प्रक्रिया है, लेकिन ये लेख वर्तमान राजनीतिक वास्तविकता का विश्लेषण एक बिल्कुल अलग और यथार्थवादी चश्मे से कर रहा है। ओके। यहाँ यह तर्क पेश किया गया है कि मौजूदा शासन व्यवस्था में सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण हो चुका है। इस विश्लेषण के अनुसार वर्तमान ढांचे में मंत्री केवल एक मोहरा यानी पॉन बनकर रह गए हैं, जिनके पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं है। बाप रे। यहाँ तक दावा किया गया है कि शायद मंत्री महोदय को इस बात की भनक भी ना हो कि उनके खिलाफ जंतर मंतर पर कोई धरना चल रहा है। यानी लेखक के अनुसार असली फैसले कहीं और लिए जा रहे हैं। ठीक यही बात। इसलिए वांगचुक द्वारा शिक्षा मंत्री को निशाना बनाना कोई प्रशासनिक समझदारी नहीं है, बल्कि यह एक सुनियोजित चाल है, एक कैलकुलेटेड मनूवर, ताकि सरकार के सर्वोच्च नेतृत्व के सीधे और कठोर पलटवार से बचा जा सके। बिल्कुल। आसान शब्दों में कहें तो यह सत्ता के केंद्र से सीधा टकराव मोल लेने का भय है। इसके अलावा इस दस्तावेज में वांगचुक के पूरे वैचारिक मॉडल में गहरे विरोधाभासों का भी जिक्र किया गया है। हाँ, पैराडॉक्स की बात की गई है। ये बताया गया है कि एक तरफ तो वांगचुक उसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तारीफ करते नजर आते हैं जिसका विरोध करने के लिए वे बैठे हैं, और दूसरी तरफ वे संसद के वर्तमान सत्र से बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि शायद वहां उनके मुद्दे पर चर्चा होगी। और यही विरोधाभास इस पूरे आंदोलन की रीढ़ को कमजोर कर रहा है। इसे एक तरह का राजनीतिक भोलापन कहा गया है। लेख इस उम्मीद को खारिज करते हुए हालिया इतिहास का हवाला देता है। जैसे याद कीजिए राफेल का मुद्दा, चीनी घुसपैठ की रिपोर्ट्स, पेगासस स्पाईवेयर विवाद, चुनाव में धांधली के आरोप और पुलवामा तथा पहलगांव जैसे बेहद गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले। वो सब तो बहुत बड़े मुद्दे थे। हाँ, और इन सभी मुद्दों पर संसद में आज तक कोई ठोस समाधान या सार्थक बहस नहीं हुई है। तो लेखक का तर्क है कि जब इतने बड़े और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को संसद में नजरअंदाज किया जा सकता है,
तो एक बिना जमीनी समर्थन वाले प्रदर्शन को वहां से न्याय की उम्मीद कैसे हो सकती है? अग्रस्त है यानी कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक व्यक्ति की नाकामी है, या फिर हमारा पूरा विपक्ष इसी डिजिटल भ्रम का शिकार हो चुका है? हाँ, यही मैं सोच रही थी। विश्लेषण जिस दिशा में जाता है वो यही है कि ये किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे विपक्ष की एक बहुत बड़ी और गहरी संरचनात्मक बीमारी है। ये दस्तावेज इस विफलता का दायरा बढ़ाते हुए सिर्फ सीजेपी तक सीमित नहीं रहता बल्कि समूचे विपक्ष की कार्यप्रणाली की धज्जियां उड़ाता है। और इसका मुख्य कारण क्या बताया गया है? इसका मुख्य कारण दागी राजनेताओं यानी टेंटेड पॉलिटिशियंस और खोखले गठबंधनों पर विपक्ष की अत्यधिक निर्भयता को बताया गया है। अच्छा, और इसी संदर्भ में लेख में राहुल गांधी पर एक सीधा और बेहद तीखा हमला किया गया है। मतलब यहाँ इस्तेमाल की गई भाषा काफी कठोर है, बहुत ही कठोर। राहुल गांधी को बार्किंग डॉग ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स कहा गया है। ये सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं बल्कि एक बहुत ही कड़ा प्रहार है। हाँ, लेकिन इस कठोर भाषा के पीछे का जो असली तर्क है उसे समझना जरूरी है। ये केवल एक अपमानजनक टिप्पणी नहीं है बल्कि एक पूरी राजनीतिक रणनीति की विफलता का विश्लेषण है। तो लेखक का तर्क क्या है यहाँ? लेख का दावा है कि राहुल गांधी का राजनीतिक प्रभाव सिर्फ एक्स, जो पहले ट्विटर था, जैसे प्लेटफॉर्म्स तक ही सीमित होकर रह गया है। वे एल्गोरिथम और रीट्वीट्स की दुनिया में तो बहुत शोर मचाते हैं, लेकिन जब बात सड़कों पर अपने कार्यकर्ताओं को उतारने की आती है तो वे पूरी तरह से गायब नजर आते हैं। बिल्कुल, यानी जमीन पर उतरकर संघर्ष करने का मादा खत्म हो चुका है। यही लेखक का मूल तर्क है कि जब विपक्ष केवल डिजिटल दुनिया के इस सुरक्षित बुलबुले में अपनी लड़ाई लड़ता है तो सत्ताधारी दल के लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं पर कब्जा करना और मनमानी करना बेहद आसान हो जाता है। डिजिटल एक्टिविज्म दरअसल एक कागजी शेर है जिससे कोई सरकार नहीं डरती। ये एक बहुत ही विचारणीय पहलू है, लेकिन बात सिर्फ राजनीतिक दलों तक सीमित नहीं है। मतलब इस लेख में किसानों के समर्थन को भी एक झूठा दावा या फैब्रिकेशन बताया गया है। हाँ, ये एक और बहुत बड़ा दावा है। ये बहुत हैरान करने वाला है क्योंकि 2020-21 के किसान आंदोलन को भारत के इतिहास के सबसे बड़े और सबसे सफल जन आंदोलनों में से एक माना जाता है, लेकिन ये दस्तावेज उन किसानों को स्वार्थी की संज्ञा दे रहा है। इस कड़े शब्द के इस्तेमाल के पीछे लेखक ये समझाना चाहता है कि आज के दौर में जो गठबंधन बनते हैं वे वैचारिक रूप से खोखले होते हैं। अच्छा, कैसे? लेखक का कहना है कि वे किसान अपनी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की जो मूल मांग थी उसे बीच में ही भूलकर पंजाब में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए चले गए थे। उनका पूरा आंदोलन अवसरवादिता का शिकार हो गया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब गठबंधन केवल स्वार्थ और अल्पकालिक फायदों पर टिके हो तो वे कभी भी टिकाऊ नहीं हो सकते। बिल्कुल नहीं। और आज जब वांगचुक जैसे अन्य आंदोलनों को जमीनी समर्थन की जरूरत है तो वे किसान या अन्य तथाकथित सहयोगी दल कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक है ही बात। जब गठबंधन केवल आभासी दुनिया के ट्रेंड्स और क्षणिक लाभ पर निर्भर हो जाते हैं तो किसी भी बड़े और स्थायी बदलाव की नींव नहीं रखी जा सकती। Here is where it gets really interesting. यहाँ एक बहुत ही गहरा और चुभने वाला सवाल उठता है। अगर ये मान लिया जाए कि सभी राजनीतिक दल, विपक्ष और नेता केवल डिजिटल स्पेस में ही अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और जमीनी स्तर पर कोई उतरना नहीं चाहता, तो क्या हम इसका पूरा दोष सिर्फ राजनेताओं के मत्थे मढ़ सकते हैं? या फिर क्या एक समाज के रूप में नागरिक भी अब इतने निष्क्रिय और सुविधाभोगी हो गए हैं कि वो चिलचिलाती धूप में सड़कों पर उतरने के बजाय वातानुकूलित कमरों में बैठकर एक पोस्ट को लाइक और शेयर कर देना ही अपनी सबसे बड़ी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी समझने लगे हैं? ये एक अत्यंत सटीक और कड़वा विश्लेषण है और ठीक इसी बिंदु से ये दस्तावेज अपने सबसे कट्टरपंथी यानी रेडिकल और विवादास्पद तर्क की ओर छलांग लगाता है। अच्छा, वो क्या है? लेखक का पूरा ढांचा इस बात पर टिका है कि अगर डिजिटल स्पेस एक पूरा छलावा है, जमीनी स्तर पर कोई ठोस नेतृत्व बचा नहीं है और विपक्ष पंगु हो चुका है तो फिर एक आम नागरिक के पास विकल्प क्या बचता है? और ये सवाल हमें इस विश्लेषण के सबसे चुनौतीपूर्ण और मैं कहूंगी स्याह हिस्से की ओर ले जाता है। लेखक का बहुत ही स्पष्ट मानना है कि वर्तमान शासन प्रणाली के तहत, जिसे वे निरंकुश मानते हैं, शांतिपूर्ण विरोध या जिसे हम गांधीवादी पैसिव रेजिस्टेंस कहते हैं, वो पूरी तरह से एक्सपायर या अप्रचलित हो चुका है। हाँ, पैसिव रेजिस्टेंस यानी सविनय अवज्ञा, जहां आप बिना किसी हिंसा के शांति से बैठकर, उपवास करके या मार्च निकालकर अपना विरोध जताते हैं और सत्ता की अंतरात्मा को जगाने का प्रयास करते हैं, है ना? यही तो तरीका रहा है। लेकिन लेखक का दृढ़ विश्वास है कि आज की सत्ता के पास कोई अंतरात्मा नहीं बची है।
अपने इस तर्क को सिद्ध करने के लिए वे हाल के बड़े आंदोलनों का उदाहरण देते हैं। जैसे सीएए के खिलाफ हुआ देशव्यापी प्रदर्शन। हाँ, और जंतर मंतर पर ही हुआ पहलवानों का विरोध प्रदर्शन। वे आंदोलन जिन्होंने पूरे देश का ध्यान खींचा था, मतलब हर न्यूज चैनल पर वही था। बिल्कुल, लेकिन लेख का दावा है कि ये सभी शांतिपूर्ण प्रदर्शन अंततः इतिहास के कब्रिस्तान में दफन होकर रह गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस विश्लेषण के अनुसार राज्य के क्रूर सुरक्षा बलों ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें बेरहमी से कुचल दिया, और जिन लोकतांत्रिक संस्थाओं जैसे न्यायपालिका से उम्मीद थी वे मूक दर्शक बनी रही। ये यकीनन एक बहुत ही निराशाजनक और अंधकारमय तस्वीर है, लेकिन इस निराशा के समाधान के रूप में लेखक जो विकल्प सुझा रहा है वो तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। वो काफी उग्र है। शांतिपूर्ण रास्तों को खारिज करने के बाद ये लेख स्पष्ट रूप से बांग्लादेशी, नेपाली और श्रीलंकाई मॉडल की वकालत करने लगता है। हम सभी वाकिफ हैं कि इन पड़ोसी देशों में हाल के दिनों में क्या घटित हुआ। वहां हिंसक, उग्र और अनियंत्रित जन प्रदर्शनों ने कुछ ही घंटों या दिनों के भीतर पूरी की पूरी सत्ताओं को उखाड़ फेंका था। और इतना ही नहीं, लेखक यही नहीं रुकता, वो ऐतिहासिक संदर्भों में और भी गहरे उतरते हुए सीधे फ्रांसीसी क्रांति यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन का जिक्र करता है। वाकई जी, इस दस्तावेज में विशेष रूप से बस्तील के पतन, स्टॉर्मिंग ऑफ द बस्टील, और राजा लुई 16वें को गिलोटीन से काटे जाने की हिंसक घटनाओं का उल्लेख किया गया है। ये दर्शाने के लिए कि जब सत्ता बहरी हो जाती है तो जनता को ऐसे ही कदम उठाने पड़ते हैं। सो व्हाट इज दिस ऑल मीन? इसका क्या अर्थ निकाला जाए? ये तो एक बहुत ही खतरनाक छलांग है। मतलब एक आधुनिक 21वीं सदी के लोकतंत्र में जहां हमारे पास चुनाव है, अदालतें हैं, वहां बदलाव लाने के लिए सीधे फ्रांसीसी क्रांति या गिलोटिन जैसे रक्त रंजित और हिंसक ऐतिहासिक उदाहरणों को एकमात्र कारगर तरीका बताना क्या अराजकता को खुला निमंत्रण नहीं है? ये सवाल लाजमी है। ये तर्क तो किसी भी लोकतांत्रिक समाज के बुनियादी सिद्धांतों को ही खारिज कर रहा है। देखिए, इस हिस्से के पीछे जो समाजशास्त्रीय तर्क यानी सोशियोलॉजिकल लॉजिक दिया गया है उसे समझना बहुत जरूरी है। ये महज खून खराबे का महिमा मंडन नहीं है। लेखक दरअसल एक प्रेशर कुकर के सिद्धांत की बात कर रहा है। प्रेशर कुकर? हाँ, एक स्वस्थ लोकतंत्र में चुनाव, संसद, अदालतें और शांतिपूर्ण प्रदर्शन उस प्रेशर कुकर के सेफ्टी वाल्व की तरह काम करते हैं, जो जनता के गुस्से और हताशा को धीरे धीरे बाहर निकालते रहते हैं। लेकिन अगर वो सेफ्टी वाल्व काम करना बंद कर दे? बिल्कुल। लेखक ये मानकर चल रहा है कि भारत में वे सभी सेफ्टी वाल्व पूरी तरह से जाम हो चुके हैं या ध्वस्त कर दिए गए हैं। उनका दृढ़ विश्वास है कि जब किसी व्यवस्था में सुधार की गुंजाइश खत्म हो जाती है तो बिना किसी पूर्ण प्रणालीगत उथल पुथल के कोई भी वास्तविक बदलाव संभव नहीं होता। समझ रही हूँ। जब शांतिपूर्ण रास्ते राज्य द्वारा बलपूर्वक बंद कर दिए जाते हैं तो दबाव इतना बढ़ जाता है कि कुकर का फटना और समाज का उग्र और हिंसक रास्तों की ओर मुड़ना एक अपरिहार्य ऐतिहासिक चक्र बन जाता है। लेखक इसे सही या गलत के नैतिक चश्मे से नहीं बल्कि कॉज एंड इफेक्ट के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। यह एक बेहद डरावना नजरिया है जो यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम एक समाज के तौर पर किस दिशा में जा रहे हैं। खैर, अगर हम फ्रांसीसी क्रांति के इस खौफनाक परिदृश्य से वापस आज की तारीख में जंतर मंतर की वर्तमान स्थिति पर लौटें तो यह विश्लेषण सोनम वांगचुक के इस प्रदर्शन के अंत की क्या भविष्यवाणी कर रहा है? अंत की बात करें तो क्योंकि लेख के अनुसार यह प्रदर्शन तो अपने अंतिम क्षणों में है, लगभग मर चुका है। हाँ, और यहाँ लेखक ने दिल्ली पुलिस की भूमिका पर भी एक तीखा तंज कसा है। आमतौर पर जिस पुलिस बल को इस लेख में क्रूर और दमनकारी बताया गया है वही पुलिस वांगचुक को जबरदन वहां से हटा भी नहीं रही है। तो क्या इसका मतलब ये है कि पुलिस अचानक उदार हो गई है? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे का जो तंत्र समझाया गया है वो ये है कि पुलिस और सत्ता वांगचुक को अपने लिए कोई खतरा ही नहीं मानती। उनका प्रदर्शन इतना प्रभावहीन और जमीनी समर्थन से इतना कट चुका है कि सरकार को उसे कुचलने के लिए लाठीचार्ज करने या बल प्रयोग करने की कोई जरूरत ही महसूस नहीं हो रही है। अरे, उन्हें बस उनके हाल पर छोड़ दिया गया है ताकि वो खुद ही थक कर हार मान ले। और ऐसे में साख बचाने का क्या रास्ता बचता है? लेख का अनुमान है कि अपनी इज्जत बचाने के लिए वांगचुक कोई गंदी चाल, एक डर्टी स्ट्रैटेजम चलेंगे। जी हाँ, दस्तावेज स्पष्ट रूप से भविष्यवाणी करता है कि शायद ऐसा कुछ किया जाएगा जिससे वांगचुक की तबीयत बिगड़ने का ड्रामा हो और पुलिस को मजबूर होकर उन्हें अस्पताल ले जाना पड़े। अच्छा, इस तरह बिना आधिकारिक रूप से अपनी हार स्वीकार किए वे इस पूरे पब्लिसिटी स्टंट को एक मेडिकल इमरजेंसी का रूप देकर गरिमापूर्ण तरीके से खत्म कर सकेंगे। ये वाकई एक बहुत ही निराशाजनक और सिनिकल दृष्टिकोण है। लेकिन इस
पूरी स्थिति के पीछे जो असल और सबसे बड़ी त्रासदी ये दस्तावेज देखता है वो कहीं अधिक गहरी है। लेख का अंतिम और सबसे बड़ा दावा ये है कि वर्तमान सरकार के पिछले 12 वर्षों के शासनकाल, जिसे लेख में कुशासन कहा गया है, उसने देश के लोकतांत्रिक, सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को इतना गहरा नुकसान पहुंचाया है कि अब अगर कोई पूरी तरह से ईमानदार, पारदर्शी और क्षमता सत्ता में आ भी जाए तो भी इस नुकसान की भरपाई करने और देश को वापस पटरी पर लाने में कम से कम 50 साल का समय लगेगा। 50 साल मतलब ये महज एक संख्या नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी का जीवन काल है। सही कहा। और ठीक इसी 50 साल वाले संदर्भ में लेखक का मानना है कि विपक्ष और दिशाहीन नेताओं द्वारा किया जाने वाला ये जो दिखावटी शांतिपूर्ण विरोध है वो न केवल पूरी तरह से अप्रभावी है, बल्कि अनजाने में ये मौजूदा खराब स्थिति को बनाए रखने में मदद ही करता है। वेट, ये कैसे संभव है कि विरोध करने से मौजूदा स्थिति को फायदा पहुंचे? क्योंकि ये जनता को ये झूठा और सुकून देने वाला एहसास दिलाता है कि कोई तो है जो उनके हकों के लिए लड़ रहा है। ये लोगों को ये सोचने पर मजबूर करता है कि चलो वांगचुक या कोई अन्य नेता आवाज तो उठा रहा है। अच्छा, तो लोग खुद कुछ नहीं करते? बिल्कुल। इस झूठी तसल्ली के कारण लोग खुद सड़कों पर उतरने की जहमत नहीं उठाते। इस प्रकार ये आभासी विरोध वास्तव में असली क्रांति की आग को बुझाने का काम करता है और जमीन पर कुछ नहीं बदलता। तो अगर हम इस पूरे विस्तृत और गहरे विश्लेषण को एक धागे में पिरोने की कोशिश करें तो आज के श्रोताओं के लिए इसकी असल प्रासंगिकता क्या है? मतलब ये लेख अपने तमाम विवादित, कठोर और चरमपंथी दावों के बावजूद क्यों इतना मायने रखता है? ये लेख इसलिए मायने रखता है क्योंकि ये हमारे समय के सबसे बड़े और सबसे आरामदायक भ्रम पर एक कड़ा और सीधा प्रहार करता है। ये हमें रुककर ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारा ये आधुनिक डिजिटल एक्टिविज्म, हमारी रोज की ट्वीट्स, हमारे इंस्टाग्राम की स्टोरीज, हमारी ऑनलाइन पिटिशंस और लंबे लंबे फेसबुक पोस्ट्स, क्या ये सब वास्तव में सत्ता के गलियारों में कोई खलबली मचा रहे हैं, या फिर ये सब सिर्फ हमारी अपनी अंतरात्मा को शांत करने, खुद को एक जागरूक नागरिक महसूस कराने और अपनी ही पीठ थपथपाने का एक भ्रम मात्र है? वाकई ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये दस्तावेज एक ऐसा कड़वा दर्पण है जो हमें ये सच्चाई दिखाता है कि शायद हम आभासी दुनिया में हर रोज नई क्रांतियां कर रहे हैं, जीत का जश्न मना रहे हैं, जबकि असली दुनिया में जमीन पर सत्ता निर्बाध रूप से अपनी मनमानी कर रही है। बहुत ही गहरी और विचारणीय बात है। हमने इस चर्चा की शुरुआत में उस रेस्टोरेंट का उदाहरण दिया था जो इंटरनेट की दुनिया में तो बहुत मशहूर था, लेकिन असल में जिसकी कुर्सियां पूरी तरह से खाली पड़ी थीं। आज का ये विश्लेषण हमें उसी खाली रेस्टोरेंट की चुपती हुई सच्चाई से रूबरू कराता है। बिल्कुल सही। अगर ये डिजिटल एक्टिविज्म सचमुच एक ऐसा छलावा है जो हमारी सारी ऊर्जा सोख रहा है और असल बदलाव को जमीन पर उतरने से रोक रहा है, तो एक बड़ा सवाल पैदा होता है। क्या आने वाले समय में जब आभासी दुनिया से मिलने वाली निराशा अपने चरम पर होगी, तो क्या एक नई पीढ़ी इस डिजिटल भ्रम को पूरी तरह से नकार देगी? क्या वास्तविक और ठोस बदलाव लाने के लिए लोग एक बार फिर सोशल मीडिया की चकाचौंध और स्क्रीन के इस सुरक्षित बुलबुले से बाहर निकलेंगे और वापस उन्हीं पुराने, गुप्त, जमीनी और भौतिक रास्तों पर लौट आएंगे जहां पसीना बहता है और असली संघर्ष होता है? ये एक ऐसा ज्वलन सवाल है जिसका उत्तर शायद आने वाला इतिहास ही अपने पन्नों में दर्ज करेगा। और इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। डिजिटल दुनिया के इस बहरे कर देने वाले शोर के बीच हमेशा जमीनी हकीकत को पहचानने और समझने की कोशिश करते रहिए।